Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of December 2024. 2 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, उससे क्या होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसको शेयर करेगा, आगे रिकमेंड करेगा। तो आप लोग बस लाइक एंड कमेंट किया करें फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना। स्टार्ट करें अगर हम सबसे पहले न्यूज़ के साथ, तो फ्रंट पेज की न्यूज़ है वह ट्रम्प थ्रेटन्स 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स इफ डॉलर इज अंडरमाइंड। अब देखो ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स की ग्रुपिंग जब बैठती है बात करने, तो अभी रिसेंटली एक सजेशन आया था रशिया की तरफ से कि एक वो अल्टरनेटिव निकालें टू ट्रेड इन सम अदर करेंसीज अदर देन डॉलर। क्यों? क्योंकि ये रशिया के अकॉर्डिंग ये था, रशिया के अकॉर्डिंग बस नहीं, बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग यही था कि जो यूएस इट इज वेपनाइजिंग डॉलर का यूज एज अ वेपन कर रही, क्योंकि डॉलर इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है दूसरी कंट्रीज में कि अगर डॉलर में थोड़ा भी ऊपर नीचे इम्पैक्ट होता है तो पूरी इकोनॉमी दूसरी कंट्रीज की थ्रेटन हो जाती है। सो दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट डॉलर इज बीइंग यूज्ड टू वेपनाइज, यूएस इज वेपनाइजिंग डॉलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आप इस तरीके का अल्टरनेटिव ढूंढेंगे जो कि डॉलर को अंडरमाइन करेगा तो वी विल इंप्लीमेंट 100% टैरिफ ऑन यू, है ना। 100% एक्स्ट्रा टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये बात तो रही। अब थोड़ा सा हम ब्रिक्स के बारे में बता दें कि ब्रिक्स की मेंबरशिप कितनी है। तो ब्रिक्स की मेंबरशिप अब केवल ब्रिक्स तक लिमिटेड नहीं है, 9 मेंबर हो चुके हैं ब्रिक्स के अंतर्गत, है ना। 9 मेंबर्स आर देयर। कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दीज आर द 5 वन। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, यानी कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो 9 मेंबर्स आर देयर नाउ अंडर द ब्रिक्स एंड इन कंट्रीज को कहा गया है। थोड़ा ब्रिक का मैं बैकग्राउंड भी बता दूं ब्रिक्स का। तो स्टैब्लिश्ड इन 2006 में बना था ये। तब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 ओरिजिनल कंट्रीज थी। और याद रखिएगा बाद पहले ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका नहीं था, पहले ब्रिक था। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन 2010 में हुआ, 2010 में हुआ है साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन। और जो पहला समिट था ब्रिक्स का वो 2009 में 2009 में हुआ था, ये कैटरिनबर्ग रशिया में, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ये फर्स्ट समिट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट, ये यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। मूव करेंगे आगे, लास्ट ऑफ द पेज में जाएंगे और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर है बाइडेन कीप्स हिज प्रॉमिस टू विजिट द सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। तो जो बाइडेन ने यहाँ पे सब सहारन अफ्रीका में विजिट कर ली है, ऑनगोइंग विजिट इज देयर। साउथ अफ्रीकन कंट्री अंगोला वो विजिट कर रहे हैं, ही इज विजिटिंग अंगोला। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है अंगोला के बारे में, वो आपको बताऊंगा। इससे पहले आप जान लें कि ये ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट दिस कंट्री, यानी अंगोला को विजिट करने वाले पहले प्रेसिडेंट हैं सिंस 1970, मतलब सिंस इट गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस मतलब कि अंगोला एक्चुअली पहले पोर्चुगल के अंतर्गत आती थी, पोर्चुगल के कंट्रोल में थी, एंड इट वॉन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगल इन 1975। उसके बाद से ये करने वाली पहली कंट्री है। आपको ये मैप दिख रहा होगा अंगोला का आपकी स्क्रीन में नाउ, एज यू कैन सी इन द मैप ऑफ अंगोला। आप एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज आपको बॉर्डरिंग लग रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो आज न्यूज़ तो बहुत सारी हैं। ये जो न्यूज़ है ना, हाउ ग्रीन इज स्टील मेड आउट ऑफ डिसमेंटल्ड शिप, नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज़ आर्टिकल। हो सकता है बाकी के जो एनालिस्ट हैं वो इसको इतना ज़्यादा तवज्जो ना दें, बट ये सब बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टील सेक्टर है, स्टील बनाने का सेक्टर है, वो लगभग 8% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, वर्ल्ड का जो 8% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उसको मतलब वो स्टील के थ्रू आता है। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के रूप में आती है ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील क्या होता है? ग्रीन स्टील वो है जो एक्चुअली फेरस स्क्रैप से बनाया जाता है, स्क्रैप से बनाते हैं इसको। तो ग्रीन स्टील में क्या बेनिफिट होता है कि स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का यूज करते हैं और कहा जाता है कि 75% कम
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वन थिंग विच इज आई एम जस्ट सेटिंग द प्रीमाइस नाउ। इसमें बहुत अच्छे न्यूज आर्टिकल, इस आर्टिकल में बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं। पहले आप समझ लो, स्टील सेक्टर 8% कंट्रीब्यूट करता था, तो इन्होंने अल्टरनेटिव में बोला कि भाई ग्रीन स्टील बनाओ। ग्रीन स्टील किसको बोल रहे हैं? जो स्क्रैप, फेरस स्क्रैप से बनता है, एंड स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का यूज करेंगे अगर आप, तो 75% कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। अब लेकिन इसमें देखो स्क्रैप आयरन आता कहाँ है? तो स्क्रैप आयरन मेनली आता है ये डिसमेंटल्ड ऑटोमोबाइल्स एंड शिप्स से, यानी कि जो शिप्स डिसमेंटल किए जाते हैं ना, अलंग में आपको पता होगा, इंडिया में अलंग एक यार्ड है जहाँ पे शिप्स को तोड़ा जाता है, डिसमेंटल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स की डिसमेंटलिंग से जो स्क्रैप मिलता है उसका यूज। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका शिप रिसाइकलिंग है, यानी कि जो ये शिप को डिसमेंटलिंग है, ये दिस इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग सेक्टर्स। अब आप सोचो ये खुद अपने आप में बहुत पोल्यूटिंग है। देखो यही तो आयरनी आ जाती है यहाँ पे। तो अब देखो क्या है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड जो इसमें कंसेप्ट आया है वो आया है द फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। लिखा दिख रहा होगा आप लोग को, द फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। लेट मी पॉइंट इट आउट ऑल्सो। ये दिख रहा होगा आपको, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। क्या होता है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, ओनरशिप अपनी किसी दूसरे कंट्री के नाम में करा देती है, अपने शिप की ओनरशिप दूसरे कंट्री के नाम में करा देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएस का शिप है तो वो क्या करेगा, मार्शल आइलैंड या पनामा या साइप्रस या ऐसी जगह चला जाएगा जहां पे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस अलाउड होता है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस मतलब कि वो कंट्री यूएस क्या करेगी, अपने शिप को फिर पनामा के नाम से चलाएगी। क्यों चलाएगी ऐसा? ताकि वहां के जो रेगुलेशंस हैं, वहां के जो रूल्स हैं, वो स्ट्रिक्टली उनके ऊपर फॉलो ना हो, यानी कि इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन से बचने के लिए अपनी लायबिलिटी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इट्स अ बिजनेस प्रैक्टिस जहां पे फॉरेन वेसल्स को दूसरे के नाम से चलाया जाता है, और ताकि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी ना आए पोल्यूशन की, और ये सारी चीजें भी ना आए। तो दैट इज वन थिंग, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, विच वॉज इंपॉर्टेंट। ये बताना जरूरी था आप लोगों के लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो मैं यहाँ शायद लिखा भी है मैंने, देखो लिखा है, फ्लैग ऑफ convenience system is when a ship is registered in a country different from its owner's home country। मतलब ओनर की होम कंट्री में ना रजिस्टर करवा करके आप इसको दूसरी कंट्री में रजिस्टर करवाएं, ताकि लेस स्ट्रिक्टर लॉज, लोअर टैक्सेस, चीपर लेबर, आपको ये सारी चीजें बेनिफिट मिल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, प्लस अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रह जाती आपके ऊपर, ठीक है ना। दैट इज वन थिंग। दूसरा ऑथर ने कहा कि एक कन्वेंशन आया हुआ है ऑलरेडी 2009 में, विच इज द हांगकांग कन्वेंशन, ठीक है। इट वॉज दिस बैकड्रॉप, द हांगकांग कन्वेंशन फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स वर अडॉप्टेड एट डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन हांगकांग 2009। तो हांगकांग में 2009 में एक कन्वेंशन आया, इसको बोलते हैं कन्वेंशन फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, ठीक है ना। अब ये कन्वेंशन जो है वो इन्वायरमेंटली सेफ प्रैक्टिसेस जो है शिप डिसमेंटलिंग की, उनको सजेस्ट करता है कि भैया शिप डिसमेंटलिंग करो, लेकिन इन्वायरमेंटली सेफ प्रोसेस से आप करो, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रेटिफाइड कर दिया है, और ये 2025 जून से इफेक्ट में आएगा। याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, एंड दिस कन्वेंशन दिस विल कम इनटू इफेक्ट बाय जून 25, 2025 जून तक ये इफेक्ट में भी आ जाएगा, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा। अब आपको देखें कि ऑथर ने यहाँ पे कहा कि देखो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन राइटली कर सकें, लेकिन उसको करने के लिए शिप रिसाइकलिंग जो है उसको हमको प्रमोट करना पड़ेगा, लेकिन ढंग से, उसको भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म और अगेन आपको मिलेगा इसी आर्टिकल में, एक है बीचिंग। द डिसमेंटलिंग इज डन थ्रू बीचिंग। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द डिसमेंटलिंग थ्रू बीचिंग। दिक्कत क्या होती है, जो शिप डिसमेंटलिंग मेनली इंडिया में भी जो अलंग वलंग में हो रही है, वो भी जो होती है वो बीचिंग के थ्रू होती है। एंड किसके थ्रू नहीं होती है, तो ड्राई डॉक मेथड के थ्रू नहीं होती है। देखो दो चीज होती है, एक होता है बीचिंग, एक होता है बीचिंग, और एक होता है ड्राई डॉक मेथड। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि हमारे इंडिया में जो हो रही है डिसमेंटलिंग, वो हो रही है बीचिंग के थ्रू। मतलब कि आप बीच में ले आते हो, प्रॉपर उसको बीच में ले आते हो शिप को ड्रैग करके, और फिर वहां पर उसको डिसमेंटल करना शुरू कर देते हो, बिना ये सोचे कि उसका इम्पैक्ट कितना मरीन लाइफ पे पड़ेगा, कितना वहां पे इकोसिस्टम में पड़ेगा। ड्राई डॉक में क्या होता है कि आप उसको प्रॉपर ड्राई करते हो, किसी दूसरे प्लेस में ले जाते हो जहां पे ड्राइड आउट रहता है, वहां पे पानी नहीं रहता है, फिर पूरा पानी हटाते हो उससे। तो ये सब चीजें की जाती है ड्राई डॉक मेथड में, बट ड्राई डॉक इज नॉट अप्लाइड इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि हांगकांग कन्वेंशन भले आप कितना ही फॉलो कर लो, जब तक आप बीचिंग कर रहे हो तब तक आप कभी वो नहीं कर सकते, मतलब कि इन्वायरमेंटली साउंड मेथड से आप नहीं कर पाओगे।
Why does the US Department of Justice want Google to divest its Chrome browser? अब देखो US Department of Justice ने बड़ा ही अजीब सा एक मतलब सजेशन दिया है, प्रपोजल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गूगल जो है वो मैंडेटरली सेल कर दे क्रोम को, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि मैंडेटरली आपको सेल करना पड़ेगा क्रोम को, और 5 साल तक आप ब्राउजर मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। नाउ दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी मतलब मुझे तो काफ़ी रेलिवेंट लग रहा है कि आप किस तरीके से कर सकते हो किसी एक कंपनी को उसको कर रहे हो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये कहना है कि चूंकि आपने मोनोपोली कर ली है जो सर्च इंजन है, आप एप्पल के साथ डील कर लेते हो, आपका सर्च इंजन डिफॉल्ट में आता है, एंड्रॉयड के साथ आपने डील कर रखी है, ठीक है ना। नाउ यू शुड गिव द यूजर्स सम ऑप्शंस एज वेल, है ना। डक डक गो हो गया, ये सब अलग अलग ब्राउजर्स हैं, बिंग हो गया, ब्रेव हो गया, फायरफॉक्स हो गया, डक डक गो हो गया। तो दीज आर द ब्राउजर्स विच आर देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हालांकि गूगल का ये कहना है कि व्हाट दिस इज नॉट राइट, है ना। डेफिनेटली दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू कैन नॉट इंटरफेयर द बिजनेस। प्लस जो गूगल का इन्वेस्टमेंट है इन द AI एंड ऑल, उनका ये कहना है कि भाई अगर आप इस तरीके से करोगे तो हमारा तो पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा, हम क्या करेंगे, है ना। तो दैट इज द बिग थिंग विच इज देयर। इसके अलावा अब जो बॉल है वो US डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, जहाँ पे ये दोनों रेमेडीज जो दोनों सोल्यूशंस है, यानी कि एक तो गूगल जो सोल्यूशन लेकर के आएगा और दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सोल्यूशन दिए हैं, वो दोनों वहाँ पे वे इन किए जाएंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। बट नाउ द बॉल इज देयर। ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी देखो बहुत गलत चल रहा है। आपको पता है कि हिंदू टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं, प्लस वहाँ पे हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्णदास जो कि इस्कॉन से रिलेटेड थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर द वायलेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन, जो कि सेक्युलर नेचर के नहीं लगते हैं, है ना। एंड ऑथर ने यही कहा कि देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेस किया है कि बांग्लादेश में किस तरीके से फ्रीडम फंडामेंटल राइट रहे हैं सेक्युलरिज्म के और ऑल। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है बांग्लादेश का वो सेक्युलर था। अभी 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 आने डिसाइड मत कर लेना, पहले सुन लेना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेक्युलर। 1977 में जियाउर रहमान, वहां पे एक डिक्टेटर आए, मिलिट्री डिक्टेटर आए, जिसने फिर सेक्युलरिज्म शब्द हटा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा 1988 में वहां पे जनरल इरशाद आए, जिन्होंने कहा कि एक आर्टिकल 2A इंसर्ट करवाया जिसमें लिखा कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन, है ना। सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन वहां पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 और 2010 में दोनों अमेंडमेंट्स जो थे ये इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। हालांकि स्टेट रिलीजन इस्लाम ही रहा, ठीक है ना। स्टेट रिलीजन को इस्लाम एज इस्लाम एक्सेप्ट किया गया। फिर 2011 में यहाँ पे 15th अमेंडमेंट आता है, और 15th अमेंडमेंट के थ्रू वापस से सेक्युलरिज्म वर्ड जो है इट वाज एंटर्ड। याद रखिएगा 30 जून 2011 को अगेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, और 15th अमेंडमेंट कहते हैं इसको, सेक्युलर टर्म जो है रीइंस्टेट किया गया है। तो अगर हम बात करें सेक्युलर टर्म की, तो यस सेक्युलर टर्म इज स्टिल देयर एंड वर्ड है, लेकिन वहां पे स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन इस्लाम इज एट इक्वलिटी विद अदर रिलीजन्स। देखो लिखा है आर्टिकल 2A अब क्या कहता है, रीजन ऑफ रिपब्लिक वुड बी इस्लाम बट दैट द स्टेट शैल इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट्स टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस एंड अदर रिलीजन्स एज वेल। तो ये यहाँ पे काफी मेंशन्ड है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 8(1) अगर आप पढ़ेंगे बांग्लादेश का, तो कहता है कि सेक्युलरिज्म अलॉन्ग विद नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो लिखी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बट इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, ठीक है ना। एडिशनली अगर आर्टिकल 23A पढ़ो तो कहता है इट इम्पोजेस ऑन द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप यूनिक लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ट्राइब्स, माइनर रेसेस, एथनिक सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ थॉट है, कॉन्साइंस है। फ्रीडम ऑफ थॉट तो इंडिया में भी नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, बट ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन वेस्ट बिकॉज ऑफ द इश्यूज विच आर स्टिल प्रिवेलेंट। आपने देख लिया होगा। वॉट इंडियाज AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुड डू। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने अभी मीटिंग की थी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। उन्होंने डिस्कस किया है रिगार्डिंग AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। इंडिया AI मिशन के अंतर्गत एक AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की बात की जा रही है, AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट अंडर इंडिया AI मिशन, ठीक है ना। तो दैट इज वन थिंग। क्या इंडिया पहली कंट्री रहेगी जहां पे AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। US एंड यूके एंड US आर द 2 कंट्रीज जहां पर ऑलरेडी AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये देखो लिखा भी है, आई थिंक मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, इसी आर्टिकल में मैंने कहीं पढ़ा था। तो लिखा है द US एंड UK वर द फर्स्ट टू सेट अप दीज इंस्टीट्यूट्स
एंड देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे भी इंडिया इनके साथ एक्सचेंज कर सकती है। अब ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट ये किया कि आप एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट तो बनाओ, लेकिन उसमें दो चीज़ें जरूर फॉलो करो। कौन सी दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि मीटी की एक एआई एडवाइजरी आई थी 2024 में, जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल्स और इन सब के सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्या वो बॉटलनेक्स आ सकते हैं, कंसर्न्स हैं, वो सारे डिस्कस किए, तो उनको ध्यान में रखना है। दूसरा ब्लेचली जो डिस्कशन हुआ था, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट इंगेज कर सकता है ब्लेचली प्रोसेस के साथ। तो ये ब्लेचली प्रोसेस क्या है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि ब्लेचली प्रोसेस रिलेटेड है आपके एआई से, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ऑल इंडिया बोल रहा था मैं। ब्लेचली प्रोसेस रिलेटेड है, और याद रखें ब्लेचली प्रोसेस 2023 में यूके में आई थी, याद रखिएगा यूके ने इसको इनिशिएट किया था फॉर द कोऑपरेशन ऑन एआई, ठीक है ना। तो ब्लेचली प्रोसेस इज फॉर द कोऑपरेशन ऑन एआई 2023 यूके से ये एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इंडियन सिटीज एंड देयर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बर्डन। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपको पता है कौन सी होती हैं, जो स्प्रेड नहीं करती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ये ऐसी डिसीजेज जो हैं, प्लस दूसरी डिसीजेज जो मतलब नॉन कंटिग्यूस टाइप की होती हैं। इंडिया का जो आपका नॉन कम्युनिकेशन डिसीज बर्डन है काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता होगा, स्पेशली जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपको पता होगा कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है माइग्रेट होकर के आई है, प्लस इट इज़ लिविंग इन स्लम्स ऑल्सो, है ना। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैला है। हेल्थ सिस्टम के दो मेजर प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ सिस्टम के। पहला प्रॉब्लम क्या है कि जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया में वो ओवरबर्डन्ड, इट इज ओवरबर्डन्ड एंड इट इज फ्रैगमेंटेड एंड ब्रोकन, ठीक है ना। तो दैट इज द वन थिंग विच इज देयर बाय डिजाइन, इट इज ओवरबर्डन्ड, इट इज फ्रैगमेंटेड एंड इट इज ब्रोकन, ठीक है। दैट इज वन थिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज हैं, दे आर ऑन पेपर वेरी गुड, बट दीज पॉलिसीज आर वेरी लूजली फॉलोड, वेरी पुअरली फॉलोड, पुअरली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज हियर, ठीक है। तो ये चीज़ भी ऑथर ने कही कि पहला तो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, फ्रैगमेंटेड है, इसके अलावा पॉलिसीज हमारी पुअरली इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे मेनली इन लोगों के लिए जो ऐसी पॉपुलेशन है, मतलब जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जो कैजुअल लेबर्स की पॉपुलेशन है, जो हजार्डस वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं सिटीज़ में, इस तरीके से उनके ग्लोबल हेल्थ रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसको कम करने के लिए ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि इनहांस द एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। एक्सेस जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए बेटर करें। इम्प्लीमेंट कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स। देन यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, रियल हेल्थ मॉनिटरिंग और डाटा कलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। डेवलप द स्टेट लेवल एक्शन प्लान, जो कि एनसीडीज पे फोकस करे, स्पेशली फॉर द वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन। देन एम्प्लॉयर्स को इंगेज करो, म्यूनिसपैलिटीज़ को इंगेज करो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को इंगेज करो, स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट्स को इंगेज करो, ताकि एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बन सके। देन इस्टेब्लिश कम्युनिटी लेड एनसीडी सर्वेलेंस ऑल्सो, ताकि लोकल्स को आप एम्पावर कर सकें, तो कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव के रूप में इसको बढ़ाओ। शॉक डायमंड्स, व्हाट आर दिस? शॉक डायमंड्स क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स व्हेन अ रॉकेट और अ जेट टेक्स ऑफ, जब एक रॉकेट या जेट टेक ऑफ करता है तो इससे एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, और वो एक अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क पैचेस में निकलती है। अल्टरनेट पैचेस ऑफ लाइट एंड डार्क, मतलब एक लाइट पैच निकलेगा उसका एग्जॉस्ट का, एक डार्क पैच निकलेगा। जो ब्राइट पैचेस होते हैं इस फॉर्मेशन में उनको हम शॉक डायमंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाइट एंड डार्क पैचेस में लाइट निकलती है, जो ब्राइट पैचेस हैं दे आर कॉल्ड शॉक डायमंड्स, इन्हीं को मैक डायमंड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो शॉक डायमंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन इंजन रिलीजेस इज एग्जॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर एट सुपरसोनिक स्पीड। तो याद रखिएगा शॉक डायमंड कब निकलते हैं? जब इंजन रिलीज करता है एग्जॉस्ट को इनटू द एटमॉस्फेयर एट अ सुपरसोनिक स्पीड। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। क्लाइमेट चेंज के लिए सीज का एक रोल है इंपॉर्टेंट। मैरीन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल या मैरीन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की जा रही है। हालांकि ऑथर ने कहा कि जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ओशन करता है तो उसमें बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एसिडिफिकेशन होने लगता है, इट थ्रेटन्स द कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरल्स एंड शेलफिश,
इसके अलावा पोल्यूशन तो ऑब्वियस सी बातें होगा ही होगा। डिसरप्टेड बायोजियो केमिकल साइकिल्स, बहुत सारी बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं जो कि डिसरप्ट हो जाती हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट। बट अगर आप चाहें तो मैरीन कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन का थोड़ा वो कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कितने फाइटोप्लैंक्टन्स आपको लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं मैरीन कार्बन कैप्चर की। एक है बायोटिक अप्रोच। बायोटिक अप्रोच मतलब आपने लिविंग सिस्टम्स का यूज़ किया, जैसे मैनग्रोव्स हो गए, मैक्रो एल्गी आपने यूज़ किया। दूसरा हो गया ए बायोटिक अप्रोच। ए बायोटिक अप्रोच में क्या करते हैं आप, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि ओशन की एल्केनिटी को आप जैसे ओशन एसिडिफाई हो रहा है तो उसमें आपने एक बेस डाल दिया, एक एल्कली डाल दिया है ना, ताकि उसके एसिडिफिकेशन को आप हटा सकें। तो इसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप चेंज करते हैं ए बायोटिक में। बायोटिक में आप लिविंग सिस्टम्स का यूज करते हो, जैसे मैंग्रोव्स हो गए या मैक्रो एल्गी हो गई। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ए बायोटिक टेक्निक जो है इट ऑफर्स ग्रेटर स्केलेबिलिटी एंड परमानेंस। ज़्यादा स्केलेबिलिटी एंड परमानेंस जो है एबायोटिक फैक्टर्स के हैं, जैसे कि आपने बायोमास ब्यूरियल किया एट सी। ठीक है, अगर आप सही तरीके से करें, आप ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा हो, लेकिन आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एल्कली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, OE जो लिखा हुआ था यहाँ पे एल्कली का, ओशन एल्कलिनिटी इन्हेंसमेंट। तो एसिडिफिकेशन को दूर करने के लिए आपने एल्कलिनिटी इन्हेंसमेंट कर दिया, तो उससे आपने उसको मैनेज कर लिया। तो दैट इज़ व्हाट ऑथर सेज कि जो भी आप करें उसको आप मैनेजमेंट जरूर रखें, ऐसा ना हो कि उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होने लगे। तो ये बायोटिक एंड एबायोटिक अप्रोच हमने देख ली। फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी जो थे उन्होंने कल अटेंड किया महेंद्र प्रताप सिंह का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138th बर्थ एनिवर्सरी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स में। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी 1915 में, 1915 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी एंड काबुल में की थी, अफगानिस्तान में। ही डिक्लेयर्ड द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल ऑन 1 दिसंबर 1915। एंड यहाँ पे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स का भी सपोर्ट इन्होंने लिया था। एक्चुअली गदर मूवमेंट से भी थोड़ा इंस्पायर्ड थे ये, है ना, ये भी आपको याद रखना है। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच एम्ड टू गैदर इंटरनेशनल सपोर्ट। यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट ये गैदर कर रहे थे। मौलाना बरकतुल्ला के साथ इन्होंने काम किया, न केवल यहाँ बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, यहाँ पे भी गए एडवोकेटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड ऑल, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच वर डन बाय राजा महेंद्र प्रताप सिंह। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो okay, so I think this is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.